मेरा नाम ऋचा मिश्रा है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाकया बताने जा रही हूँ जो मैं कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं करूंगी कि आपके साथ कभी हो। इसलिए इसे आप बहुत गौर से सुनिएगा और हो सके तो इस पर जरूर अमल करिएगा। इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको अपनी जिंदगी में लाने चाहिए, या मुझसे गलती हुई या कराई गई वो आपको इस पूरी कहानी, इस वाक्य को सुन के समझ आएगा। 5 अक्टूबर दोपहर 12:15 एक फोन कॉल आती है और उसे मैंने उठाया क्योंकि आप शनिवार का दिन था। आप अपने ऑफिस के सारे काम को खत्म करके एक आलसी सा दिन आप बिता रहे होते हैं। आप किसी भी, बहुत कम कॉल्स होती हैं उस दिन, तो एक नंबर बजता है तो मैंने उठा लिया था उसे। और उसमें IVR कॉल आती है कि आपको अपने कुरियर की जानकारी चाहिए तो 1 दबाएं, अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड जानना है तो 2 दबाएं। और आगे भी शायद 3, 4, 5 IVR नंबर्स में होते हैं, पर वो सुने बिना मैंने 1 नंबर दबा दिया था। और मैंने हाल ही में कई चीजें कुरियर के ऑर्डर से मंगवाई थी, तो मुझे लगा उन्हीं से जुड़ा कोई अपडेट आया होगा। वो 1 दबाने के बाद सामने से IVR कॉल खत्म हो चुकी होती है और करण वर्मा आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि मैं फेडेक्स कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, आप बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कॉल आपकी तरफ से आई है और उसमें कहा जा रहा है कि मैंने किसी कुरियर को मंगाया है, पर आपकी कंपनी का नाम सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई कुरियर मंगाया है आपसे, क्योंकि फेडेक्स से मैंने कोई ऑर्डर किया नहीं किया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अपना नंबर आपका आ चुका है, मैं एक बार ट्रैक चेक कर लेता हूँ कि शायद आपने भेजा हो या कोई आपको भेज रहा हो। तो मैंने कहा प्लीज आप चेक कर लीजिए। और वो 2 मिनट को कॉल होल्ड रखते हैं और फिर कॉल आगे बढ़ती है। दोबारा वो आते हैं तो कॉल आगे बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि हाँ मैम, आपका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है ट्रैकिंग में, और आपको किसी ने नहीं भेजा है, आपने भेजा है, आप सेंडर हैं, ये उनके शब्द थे। तो मैंने उनसे कहा कि मिस्टर करण, मैंने किसी को कोई कुरियर नहीं भेजा है, आपको किसी गलती लगी हुई है। तो उन्होंने बोला एक्चुअली मैम, ये जो कुरियर है थोड़ा संवेदनशील चीजें ऐसी हैं इसमें जिसकी वजह से हम आपको कॉल कर रहे हैं। इसमें आपका आधार नंबर वेरीफाइड हुआ है, इस वजह से हमने आपको कॉल किया है। तो मैंने उनसे कहा आप मेरा आधार नंबर पहले बताएं, अगर आपने मुझे ये करा है कॉल। उन्होंने जो आधार नंबर बताया वो मेरा आधार नंबर था, तो उनकी बात में यकीन होते हुए मैंने बात आगे बढ़ा दी। और जब उन्होंने कहा कि आगे ऐसा करते हैं मैम, आपका ये जो नंबर है, ये जो इसके अंदर जो पैकेट है, जो कुरियर है, ये मुंबई से ताइवान भेजा गया है। यहाँ पर मैंने उनसे बोला कि ऐसा है मिस्टर करण, ताइवान में मैंने कभी कोई कुरियर नहीं भेजा और मुंबई में मेरा कोई घर नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, इसमें आपका एड्रेस भी मेंशन है मुंबई का, और इसमें जिसमें आप जिसको भेज रहे हैं ताइवान का वो शख्स है, उसका नाम है, उसको आपने क्या क्या भेजा है, वो सारी चीजें हैं। वहां मेरी आवाज काफी तीखी थी और मैंने उनसे बोला आपकी फिजूल की बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं रख दूं, ना मुझे मुंबई का पता है, ना मैंने कोई ताइवान भेजा है, और ताइवान में कभी गई नहीं, मेरा कोई लेना देना भी नहीं। उन्होंने बोला मैं आपकी आवाज से समझ चुका हूँ, शायद आपके आधार कार्ड को गलत इस्तेमाल किया गया है और ऐसे केसेस कई बार आते हैं। तो मैंने उनसे बोला केसेस आते होंगे, आपका काम हो गया तो मैं फोन रख देती हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर वहीं रोका। उन्होंने बोला आप इस बात को इस तरह समझिए कि अगर आपकी कार से कोई एक्सीडेंट होता है, आप उस दिन उस कार को नहीं चला रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर पे और रजिस्टर्ड ID पे आपका नाम होता है क्योंकि कार आपके नाम होती है, तो पुलिस सबसे पहले आप ही को तो फोन करेगी। ठीक उसी तरह इस कुरियर के साथ आपका आधार नंबर है, वहां ही हमें आपका फोन नंबर मिला है और इसलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप बताइए अब क्या करूं मैं। यहाँ पर भी मुझे यही था कि ठीक है बताओ क्या करना है, वो आप हल्के में पूछ रहे होते हैं सामने वाले से। तो उन्होंने बोला कि करना कोई नहीं मैम, एक बीप बजेगा और उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा कि आप बोल दीजिएगा जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले बोला कि इस कुरियर से आपका कोई लेना देना नहीं है, और बीप खत्म होगी, आपका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे फ्यूचर के लिए और इस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहने लगे लेकिन आपको ना यही चीज मुंबई पुलिस को भी रिकॉर्ड करानी होगी क्योंकि इसमें ऐसे कई चीजें हैं जो सीज की गई हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। वहां पे मैंने उनसे पूछा आखिर ऐसा कुरियर में आपको क्या मिल गया है और मैं मुंबई पुलिस से क्यों बात करूं, और मुझे मुंबई पुलिस का कोई नंबर नहीं पता है। तो उन्होंने बोला आपको पता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको मुंबई पुलिस की ओर कॉल ट्रांसफर कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप ट्रांसफर करा रहे हैं तो उन्होंने बोला पहले आप लिख लीजिए आप सारी चीजें, क्योंकि मुंबई पुलिस भी आपसे पूछेगी। पहले उन्होंने मेरा रिकॉर्ड कराया स्टेटमेंट, तो मुझे लगा बात खत्म हो गई फेडेक्स की ओर। फिर उन्होंने मुझे सारी डिटेल लिखवाई जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट के नाम लिखवाए, 3 क्रेडिट कार्ड हैं, 2 पासपोर्ट हैं,
और 4 किलो कपड़े हैं, 1 HP का लैपटॉप है और उसमें 200 ग्राम MDMA है। जब उन्होंने ये बोला तो मैंने समझ नहीं आया, मैंने कहा MDMA होता क्या है? तो उन्होंने बोला यही मैम उस कुरियर की सबसे बड़ी दिक्कत हो रखी है। MDMA एक तरह का ड्रग्स है, इलीगल ड्रग्स है इंडिया में, और जो इसकी मात्रा है उस हिसाब से आपको पास अगर ये निकलता है तो आपको 15 साल की जेल होती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्लीज मुंबई पुलिस को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दीजिए और हम आपको कॉल ट्रांसफर कर देते हैं। आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका आधार इससे लिंक है और इसमें मेंशन है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कॉल उसी कॉल पे आगे ट्रांसफर कर दी और उधर से कंट्रोल रूम जैसी आवाज आती है। वो अपने आप को मुंबई पुलिस बताते हुए विनय कुमार चौधरी, ये उनका नाम था जो उन्होंने मुझे बताया, और वो कहते हैं कि ये बताइए। तो मैंने उनसे बोला सर मैंने आपको सिर्फ फेडेक्स के कहने पे कॉल करा है और ये कॉल ट्रांसफर हुई है, उन्होंने ही आपको कॉल ट्रांसफर किया है, आप चाहे तो फेडेक्स वालों से बात कर सकते हैं। उनका कहना है कि मेरे आधार नंबर को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आधार नंबर उन्होंने मुझे बताया है उसमें कोई ड्रग्स है, कपड़े हैं, लैपटॉप है और ताइवान का कोई शख्स है जिसे मैं मुंबई से ये कुरियर भेज रही हूँ। तो मैंने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं ताइवान में किसी को जानती नहीं हूँ, और यहाँ मेरा लहजा, जो आवाज एक कुरियर वाले शख्स के साथ में बड़े तीखे से बात कर रही थी, यहाँ एक वैसे ही थी जैसे कि आप पुलिस वालों से आप बड़ी रिस्पेक्ट में बात करते हैं और मदद की गुहार टाइप लगा रहे होते हैं। मुझे मेरी आवाज बदल चुकी थी। तो मैंने कहा सर प्लीज आप मेरी हेल्प करें और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें जिससे मुझे आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो जो बता रहे हैं ना ड्रग्स, वो काफी सीरियस मैटर तो मुझे भी लग रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक बार आपका आधार आपका हम भी ट्रैक में चेक कर लेते हैं और उसके बाद आपका फोन आप होल्ड रखिए। यहाँ तक तो विनय कुमार चौधरी की आवाज बिल्कुल ठीक थी, वो भी मुझसे बहुत पोलाइट थे, मुझे भी लगा पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो होल्ड के बाद वापस आते हैं, उसके बाद उनके हिसाब से मैं ड्रग्स का रैकेट चला रही हूँ, उसके हिसाब से मैं क्रिमिनल हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझ पे कोई क्यों यकीन करेगा। और वो ठीक वैसे ही चार्जेस लगा रहे थे, वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जैसे कि आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया हो, बस आपका उसको मारना पीटना रह गया हो और आप उसके साथ वो सारी चीजें कर रहे हैं। और वो वैसे ही उतने ही गंदे आरोप लगा रहे थे और वो मुझसे लगातार कह रहे थे बिना मेरी बात सुने हुए कि आप ड्रग्स बेचती हैं, आप ड्रग्स लेती हैं, आपका आधार है, अभी हमने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस आधार को भेजा है, अभी हमें आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होगा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। तो मैंने उनको बोला भी मेरा सर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं एक ही बहुत ही रेपुटेटेड संस्थान में काम करती हूँ और मैं कई सालों से वहां काम कर रही हूँ, आप जाके मेरा ट्रैक रिकॉर्ड वहां से चेक कर सकते हैं। तो उन्हें बोला वो सब तो हम आपका वेरीफाई कर लेंगे, हमारे पास वैसे भी आपकी बहुत सारी चीजें, आपकी चीजें निकल के आ गई हैं और आप ऐसा करिए अपना स्टेटमेंट। और उन्होंने मुझे लगातार डांटना शुरू किया। तो मैंने कहा कि सर मैं बस इतना कर सकती हूँ कि अगर आपको लगता है, मैं मानती हूँ आप मेरा क्यों यकीन करेंगे कि मैं ड्रग्स लेती हूँ या बेचती हूँ, सीधी सी बात है, आप मेरे टेस्ट कराएंगे और मैं आपके इस जांच में, आप मुझे बताइए मैं मुंबई आ जाती हूँ या आप नोएडा पुलिस या जिससे भी बताइए, मैं वहां आके अपनी सारे इस जांच में सपोर्ट कर सकती हूँ। तो उन्होंने सीधा मुझे बोला कि आप ऐसा करिए, आप कॉल थोड़ा, आपका जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, ये वो कन्विंस हो पाए थे क्योंकि वो कुरियर कॉल चल रही थी, ये तकरीबन जो समय था ये 30 मिनट हो चुका था और यहाँ पर मुझे ये लग रहा था, मैं कन्विंस हो चुकी थी कि मेरा आधार कार्ड मिसयूज हो गया है और मैंने शायद उसको, ये ठीक वैसा होता है ना जैसे आपका कभी, जो मैं आपको अपनी अंदर की स्थिति बता रही हूँ क्योंकि आप भी शायद इसमें ना फंसे, कि जैसे आपका कभी वॉलेट खो जाए, मेरा भी खोया था। उन्होंने मुझसे बोला भी, जो विनय कुमार चौधरी ने, कि आपका कभी वॉलेट खोया है? मैंने कहा हाँ 2 साल पहले खोया था, वो भी दिल्ली मेट्रो में खोया था। कल के फिर क्या किया था? मैंने कहा FIR कराई थी मैंने। कहते क्या मिल गया था? मैं कहा नहीं। मैंने उनको वहां पे भी जवाब दिया, मैं कहा सर ऐसे वॉलेट कभी मिलते नहीं है, बस हम इसलिए FIR कराते हैं कि जिससे जो उसमें चीजें हैं, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपके वोटर ID, आपका आधार, उसका मिसयूज ना हो, कभी हो तो हम बता सके कि हमने पहले पुलिस को इसकी इत्तला कर दी थी। तो सेम वही चीज कहने लगे, बस आपको वही करना है, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? जब इतना बड़ा रैकेट चला रही हैं आप, तो फिर कोई सोच समझ के चला रही होंगी। तो मैंने उनको सीधा बोला, मैं कहा सर आप 2 मिनट पहले तो मुझे लगा आप मेरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, आप मुझ पे खुद ही अगर मान के बैठे हैं तो आप मेरी जांच क्या करेंगे? तो उन्होंने फिर मुझे वहां चुप कराया और वो बहुत ही गंदी भाषा में आपसे बात करते हैं जो मैं शायद रिपीट भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने बोला सर मुझे बहुत, मैं परेशान हो चुकी हूँ, आप ऐसा करिए मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए और बात यहाँ खत्म करिए, बाकी जो आगे आपको जांच के लिए मुझे बुलाना है मुझे बुला सकते हैं। उन्होंने बोला हम इस स्टेटमेंट को वो वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड करेंगे। और तो मैंने कहा सर बताइए मैं क्या जूम ऑन करूं? हमारी ऑफिस की मीटिंग जूम पर होती है तो मुझे वही पता था।
तो उन्होंने बोला नहीं, हम स्काइप पे डाउनलोड इससे करेंगे। तो मैंने बोला मेरे फोन में स्काइप नहीं है। तो उन्होंने बोला वो हम सिखा देंगे आपको। तो मैंने कहा आप हमें स्काइप चलाना सिखाएंगे, स्काइप डाउनलोड करूं? कहते हैं हाँ प्लीज आप स्काइप डाउनलोड करिए। आप अपने ऑफिस जाती हैं और इस शिफ्ट में जाती हैं, आपको ये भी नहीं पता। वो बात थोड़ी हैरान करने वाली थी कि मैं किस शिफ्ट में ऑफिस आती हूँ, उन्हें पता था। फिर उसके बाद उन्होंने वो व्हीकल भी बता दिया जिससे मैं ट्रैवल करती हूँ, ऑफिस आती हूँ, घर जाती हूँ। वो तो मुझे लगा कि शायद ये पुलिस वाले हैं या इनके पास मेरी इतनी सारी जानकारी है, क्योंकि हमें लगता है कि पुलिस वालों को क्योंकि वो सारी चीजें पता होती हैं, वो तो सब ट्रैक कर सकते हैं। वहां मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया क्योंकि वो जितना चिल्ला चुके थे मेरी हालत भी नहीं बची थी मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करूं। फिर मैंने स्काइप डाउनलोड किया और मैं आपको बोलूंगी यहाँ पे कि कोई भी पुलिस आपसे स्काइप पे कभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करती, आप ये गलती मत करिएगा। मैंने ये की है। और उसके बाद स्काइप डाउनलोड होता है और स्काइप डाउनलोड होने के बाद मुझे वो कहते हैं कि सर्च में जाके मुंबई पुलिस 911 सर्च करिए। यहाँ मैंने उनसे एक सवाल किया था, मैं कहा सर 911 ये इंडिया में कब से इस्तेमाल होने लग गया? तो उन्होंने बोला आप अपना काम करिए, वैसे भी आपके रैकेट काफी लंबे हैं और आपकी काफी जानकारियां अदर डिपार्टमेंट से भी आ रही। तो वहां मैं पीछे हो जाती हूँ कि नहीं सर आप जो बताएं वही सही है। और वहां मुंबई पुलिस 911 सर्च करने पे जैसे कि आप फेसबुक पे सर्च करते हैं ना, एक कॉमन नेम डालिए तो 10 आईडीज आती हैं। वहां पे हम ढूंढने लग जाते हैं असली वाली कौन है, कौन सा वाला है। इसी तरह सब में होता है। ट्विटर पे भी अगर आप मुंबई पुलिस डाले ना तो एटलीस्ट 10 आईडीज आएंगी। पर उस दिन स्काइप पे सिर्फ एक आईडी थी और वो बिल्कुल वेरीफाइड जैसी लग रही थी। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया और सामने से एक नीली वर्दी में जो प्रिंटेड सी थी जैसे आर्मी की वर्दी होती है और आगे 2 झंडे लगे हुए एक शख्स आता है सांवले सूरत का। और वो जो चेहरा है ना वो हमारे आसपास वाला, या कह लीजिए मैं यूपी दिल्ली के आसपास रहती हूँ एनसीआर में, वो वैसा नहीं था। वो मुझे कहीं दूर का कोई आर्मी ऑफिसर, किसी अलग पोस्टिंग जैसी शक्ल जो मैंने जज करी। तो उन्होंने मुझे बोला भी बार बार आपको अंग्रेजी समझ आती है? तो मैंने कहा हाँ सर जितनी भी आप बताइए समझ तो आती है, हिंदी में बात ही कर रही हूँ आपसे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसा करिए, बीप स्टार्ट हो रहा है और आप इसके बाद अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। मैंने कहा ठीक है। कल के फिर रुक जाइए आप। तो मैंने कहा बताइए। कहते ये कॉल आप पहले कट करिए। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या करना होगा? कल के कोई नहीं, हम आपको कॉल करेंगे और पहले ऐसा करिए आपका डाटा बंद करिए। तो मैंने कहा सर डाटा बंद कर दूंगी तो कॉल कैसे चलेगी? कहते वाईफाई इस्तेमाल कर रही हैं आप तो मैंने कहा अच्छा आपको, मैं चुप थी क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करने पे तो वो चिल्ला रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। कहते आप डाटा बंद कर दीजिए, हम वाईफाई पे कनेक्ट होंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है डाटा बंद कर दिया। कहते ऐसा करिए आप फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। तो मैंने कहा सर फ्लाइट मोड पे तो कॉल ही। कहते हाँ क्योंकि अगर हम जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बीच अगर कोई आता है और आपकी कॉल भी अगर कोई रिंग हुई तो ये कॉल इनवैलिड हो जाएगी और वो जो आज हम भी आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपनी सफाई में रिकॉर्ड करा रही हैं, ये वैसे भी इनवैलिड हो जाएगा और हम आप पे जांच बैठाल देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर आप बताइए, जो आप बताइए वही करते हैं। कल के पहले बताइए आपके पास वहां पर कौन है? तो मैंने कहा कोई नहीं है, मैं घर पर हूँ। और कहने लगे पहले हमें कैसे मैं मानूं आप घर पर अकेले हैं? आप पहले अपना वीडियो कॉल पे पहले पूरा जगह दिखाइए। तो मैंने उनको बोला ऐसे दिखा दिया जहां मैं बैठी थी कि इधर देखिए लेफ्ट, इधर देखिए राइट और लेफ्ट तक दिखा दिया। कल के नहीं 360 डिग्री पे दिखाइए। मैंने पूरा कमरा उन्हें 360 डिग्री पे दिखाया। फिर उन्होंने एक दरवाजा नोट करा, कहने लगे ये डोर खुला हुआ है। तो मैंने कहा सर डोर मेन बंद है, वैसे तो खुला ही रहेगा क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। नहीं उस डोर को बंद कर दीजिए, बीच में नहीं आना चाहिए कोई। तो मैंने कहा ठीक है मैं बंद कर देती हूँ। फिर उन्होंने बोला आप ऐसा करिए पर्दा भी बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं पर्दा भी बंद कर देती हूँ। कल फिर से पूरा कमरा दिखाइए। मैंने कहा ठीक है। कल 2 मिनट के लिए कॉल होल्ड करिए, मैं इसे अपने सीनियर के पास ले जा रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल, ये मेरा चेहरा बंद हो जाएगा, लेकिन आप जब तक होल्ड रहे हर 10 सेकंड पे आप बोलती रहिए आई एम हियर सर। तो मैंने कहा सर हर 10 सेकंड पे? कहते हाँ ऊपर ध्यान दीजिए एक टाइमर चलता रहता है स्काइप पे, आप उसको काउंट करते रहिए और बोलते रहिए और अगर आपने नहीं बोला तो ये कॉल भी इनवैलिड मानी जाएगी और मैं मान लूंगा कि आपने किसी तीसरे को बुला लिया है अपने आसपास। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वो काउंट करती गई, शायद 10 क्या मैं 9 सेकंड पे ही आई एम हियर सर 2 मिनट तक बोलती रही। वो फिर वापस आते हैं और फिर एक कंट्रोल रूम से पीछे से आवाज आती है कि ऐसा है इस आधार कार्ड से बाकी चीजें भी निकल आ गई हैं और आप इस पे कार्रवाई शुरू करिए, इनके नाम एक अरेस्ट वारंट ऑलरेडी से है। तो उन्होंने मुझे बोला, जो पीछे कंट्रोल रूम उनके बोल रहा था कि आपको सुनाई दे रहा है वो क्या बोल रहे हैं?
मैंने कहा हाँ सर मुझे सुनाई दे रहा है, पर आप प्लीज अपनी भाषा में मुझे बता दें, शायद मैं गलत समझ रही हूँ, किसी वारंट की बात कर रहे हैं। कह रहे हाँ आप सही सुन रही, आपके नाम ऑलरेडी एक अरेस्ट वारंट पहले से निकला है मुंबई में, और आप बहुत बड़ा एक रैकेट चलाती हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूं। तो कह रहे तभी तो आप कर रही हैं। अब आप बताइए आपके घर में कितना कैश है, आपके घर में कितना सोना है, आपके कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं, और आपकी पासबुक भी हमारे पास आ गई है। तो मैंने कहा, और वो बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो अभी यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की बात किनारे हो चुकी थी, वो पूरी तरह से मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे। और फिर मैंने बोला सर पासबुक, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा कभी कोई अकाउंट किसी जिंदगी में नहीं रहा, आप प्लीज बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी ब्रांच मैनेजर हैं जहां भी हो आप प्लीज बात कर लें। जब आपको ये पता है मैं कब ऑफिस आती हूँ कब जाती हूँ, तो प्लीज आप एक बार बात कर लें। तो उन्होंने बोला वो हम आपकी जांच ऑलरेडी मेरी फोन कॉल के दौरान चल रही है और आपके बहुत सारे रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं। तो मैंने उनको ये भी बोला, मैं कहा सर हो सकता है मेरे आधार का लंबे वक्त से मिसयूज हो रहा हो, मुझे तो फेडेक्स के थ्रू आज पता चला है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, और अगर ऐसा चल रहा है तो आप प्लीज लोगों को बताइए या मेरी हेल्प मदद कर दीजिए। पता नहीं मुझे तो बहुत, सच बोलूं तो मुझे परेशानी हो रही है कि मैं किस किस केस में कहाँ कहाँ मेरा आधार इन्वॉल्व हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है हम जांच कर रहे हैं। फिर पीछे से कंट्रोल रूम आता है, जो मैं बात कर रही थी उसके पीछे तीसरा पर्सन, जो इसका नाम मुझे नहीं बताया गया, वो कहते हैं कि इन्हें इमीडिएट अभी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि 275 करोड़ की एक मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें कोई पंजापति सैयद, कोई हिना खान और ऐसे ही 2 लोग और हैं। 4 चेहरों के साथ एक डॉक्यूमेंट मुझे स्काइप पे भेजा जाता है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक भेजी जाती है जिसमें मेरा नाम मेंशन होता है, और हिना खान से मैं मिली हुई हूँ, पंजापति सैयद के साथ मिलकर मैं रैकेट चला रही हूँ। वो प्रॉपर मुझे टॉर्चर करते हुए ये इस हद तक कबूल करवा रहे थे कि आपका इन लोगों के साथ मिलके पूरा एक गेम चल रहा है, आपका आधार आपने अपनी मर्जी से दिया है और आप मुंबई आती जाती हैं। तो मैंने उनको ये भी बोला प्लीज आप मेरे सारे ट्रैवल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए सर, मैं अगर कभी कैसे जाऊंगी, मैं बाई ट्रेन जाऊंगी, बाई एयर जाऊंगी, अगर आपको सब पता है मैं ऑफिस किससे जाती हूँ तो आप प्लीज ये भी पता कर लें। कहेंगे आप निश्चिंत रहिए, वो सब पता हो रहा है। और इस वक्त उन्होंने बहुत ही गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करा है, जो एक इंसान के शायद उसको तोड़ने के लिए काफी होता है, और जो चीजें थी जो मुझे पूरी तरह तोड़ रही थी, यहाँ तक मैं काफी, मेरा रोना मतलब मैं रोना शुरू हो गया था। और मैंने उनसे कहा था प्लीज सर आप मुझे इस हद तक मत टॉर्चर करिए, मैं आपको सच कह रही हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। तो उन्होंने फिर पीछे से बताया आप हिना खान को जानती हैं, शायद ये तस्वीर भी आपकी है। मैंने कहा, तब मैं उन पे एक नाराज होते हुए बोला, मैंने कहा सर प्लीज आप हिना खान की शक्ल देख लीजिए, आप जो मुझे डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, ये शक्लें क्या एक जैसी लग रही हैं आपको? तो उन्होंने बताया कि नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये जो स्कैम है ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, गवर्नमेंट इस पे हिडन तौर पे इसकी जांच कर रही है, और आपको इस जांच में अगर आप चाहती हैं, ये शायद मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन ये पूरा कॉल 2 घंटे चला है और उन्होंने वहां तक मुझे कन्विंस कर दिया। फिर आखिरी में वो कहते हैं कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहती हैं और आप अगर इतना गिड़गिड़ा ही रही हैं तो ऐसा करिए, आप हमारी मदद करिए, पहले तो फिर बोला स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए, और वैसे भी आपने जब से हमसे बात करना शुरू करिए ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने उनको बोला थैंक यू सर, आप एटलीस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप प्लीज पता करिए। तो उन्होंने बोला ये ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ है, 2075 करोड़ का इसमें स्कैम है, इसमें HDFC का बैंक मैनेजर भी इन्वॉल्व है और इसमें कई पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे। आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, प्लीज आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर देखिएगा। ये 4 चेहरे मुझे दिखाए गए थे और इनसे मेरा कनेक्शन जोड़ा गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पासबुक अभी मुझे मेरे नाम पे भेजी गई थी, क्योंकि मेरा उस बैंक अकाउंट में कभी कोई डाटा रहा नहीं, तो मैं उनके साथ बार बार बोल रही थी, पर हो सकता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट हो, पर इस बात को मत मानिएगा, क्योंकि ऑनलाइन 2300 रुपए में 300 कॉपी इसी पासबुक की बनती हैं, जो दूसरे दिन होश में आके मैंने देखी, और आपका नाम उसमें छापा जाता है, आपका अकाउंट नंबर आपकी मर्जी के मुताबिक छाप दिया जाएगा और आपको भेज दी जाएगी। मैं यहाँ अवेयर थी, या जो मुझे वो टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि मेरा अकाउंट कभी उस बैंक में नहीं था। आपका होगा तो शायद आपको और भी बड़ा डर लगेगा कि आपका अकाउंट भी शायद आधार के बाद इन्वॉल्व हो चुका है। इसके बाद वो मुझसे कहते हैं ये आपको एक नेशनल सीक्रेट रखना पड़ेगा। वहां मैंने उनसे सवाल किया था सर नेशनल सीक्रेट होता क्या है? कह लगे नेशनल सीक्रेट वो होता है जब गवर्नमेंट किसी चीज की हिडन तौर पे जांच करती है, उसे हमें अपने तक ही रखना होता है। अगर आप किसी से शेयर करेंगी और अगर आप इसे कहीं भेजेंगी या किसी को बताएंगी तो उन सभी लोगों को 2 साल की सजा होती है, आपको इसके लिए पेनल्टी भी देनी पड़ती है।
और उसके बाद आप हमारे वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड में हैं। इस टाइम आपकी 7 दिनों तक सारी कॉल रिकॉर्ड होंगी। आपको हर 2 घंटे पे अपनी एक्टिविटी की हमें जानकारी देनी होगी। और पहले तो आप हमें एक सैंपल आपको भेज रहे हैं फॉर्मेट, आप हमें पहले बताइए कि आपकी अभी एक्टिविटी क्या है। तो मैंने कहा वो कहाँ देखना है। उन्होंने प्रॉपर मुझे स्काइप पे मैसेज कैसे करना है, स्काइप में क्या करना है, सब सिखा दिया था मैंने एक फॉर्मेट भेजा जिसमें नाम था, लोकेशन थी, एक्टिविटी थी और प्लेस था। तो मैंने एक्टिविटी में लिख दिया था एट होम। तो उनका देखते ही ऑब्जेक्शन आता है, ये एक्टिविटी होती है। तो मैंने कहा सर मैं समझ नहीं पाई, मुझे कैसे भेजनी है। कहते हैं एक्टिविटी ये है कि आपका इंटरोगेशन हो रहा है, आप इस प्रोसीजर में हैं। तो मैंने कहा ओके सॉरी, मैं अपडेट करके भेजती हूँ, फिर से भेजिए। और फिर उन्होंने बोला आप ऐसा करिए, मुझे अपने आधार की कॉपी भेजिए। मैंने कहा सर आपके पास तो मेरा आधार नंबर है, आधार की कॉपी क्या किस काम की, आप मुझे इमीडिएट भेजिए। आप चाहती क्या है, आप बराबर बदतमीजी से बात कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मैं लगातार आपसे सॉरी कह रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे ये भी पूछा आपका वॉलेट चोरी हुआ था तो क्या किया था। मैंने कहा सर मैंने आपको बताया, मैंने एफआईआर की थी। कहते आप किसी को अपना अगर आधार भेजती हैं तो क्या लिखती हैं, यूज फॉर सम दिस एंड दैट लिखती हैं कि नहीं लिखती हैं। मैंने कहा हाँ ये तो सर नहीं मेंशन करते। कहते कोई लोन है आपके नाम पे। मैंने कहा हाँ है बिल्कुल। कहते किसी भी एजेंट को आप ऐसे कभी आधार दे देती हैं, आप इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अवेयर जगह पे काम करती हैं और उसके बावजूद आप ये काम कर रही हैं, अपना आधार और अपना पैन कार्ड आप लोग ऐसे ही शेयर कर देते हैं। तो मैंने कहा सर मैं मान लेती हूँ मुझसे गलती हुई है, आगे से मैं किसी को अपना आधार ऐसे नहीं दूंगी। और क्या कहते हैं कभी किसी कैफे में आपने इसका स्कैन करवाया है। मैंने कहा हाँ सर प्रिंट आउट तो मैंने लिया है और हम लाइफ में हाँ शायद हर कोई लेता है। कहते उस कैफे आप जब वो प्रिंट आउट ले रही थी तो आप अकेली थी या कैफे वाला आपके सामने ले रहा था। मैंने कहा हाँ कैफे वाले ने सामने ही लिया था प्रिंट आउट। तो कहने लगे ठीक है फिर अब आप ऐसा करिए, आप कोई नेशनल सीक्रेट रखना है, 7 दिन तक आपकी जांच चलेगी और आपको हर 2 घंटे पे रिपोर्ट भेजनी है। और ये टाइम नोट कर लीजिए, 12:15 पे कॉल शुरू हुई थी, 2:20 हो चुके थे और पहला फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट का भेज चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे मुझे और बोलने लगे हम आपको लगातार ट्रेस करेंगे, आपका ट्रैक करेंगे, आपके सारे अकाउंट सीज हैं। तो मैंने उनसे तब बोला, मैंने कहा सर कल मुझे ऑफिस जाना होगा और मुझे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, आप मेरे अकाउंट प्लीज मत सीज करिए। कहने लगे हमें पता है आपके पूरे दिन का खर्चा कितना होता है, तो ऐसा करिए आपको सिर्फ 5,000 रुपए निकालने की आपको हम परमिशन देते हैं, इससे बड़ा अमाउंट आप नहीं निकाल सकते। और अगर आप 5 रुपए भी खर्च करते हैं और ये सारे ट्रांजैक्शन आपको डिजिटल करने हैं और इनके सबके स्क्रीनशॉट हमें स्काइप के मैसेज पे भेजने हैं। तो मैंने उनको बता दिया, मैं कहा ठीक है सर मैं भेज दूंगी, आप बता दीजिए और क्या करना है। इसके बाद हम कार्ड लेकर पूरे बैंक को खाली कर देते हैं, तो आप भी सावधान हो जाएं। आपके बहुत सारे रिकॉर्ड बहुत खराब हैं और ये पंजापति सैयद का जो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये बहुत ही बुरा है और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और मैं आपसे बहुत पोलाइट भाषा में बता रही हूँ, उनके हिसाब से मैं क्रिमिनल थी और मुझे 7 दिन तक अपनी इंटरोगेशन में उनके साथ शामिल होना था। मैं पूरी तरह से एक तरह से शायद उतनी ज्यादा खत्म हो चुकी थी, मैं रो भी चुकी थी, मैं गिल्ट में जा चुकी थी कि मैंने अपना आधार दिया है, मैंने अपनी गलती कर दी है। 2 घंटे बाद वो मुझसे कहते हैं आप इस कॉल को अब रख दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं रख दूं? कहते हैं हाँ प्लीज रख दीजिए अब आप। वो कॉल मैंने रख दिया है और वो मुझे यकीन दिला चुके थे कि मैं एक ड्रग्स रैकेट चलाती हूँ, मैं ड्रग्स लेती हूँ और सब खत्म हो चुका है। क्योंकि उनके हिसाब से वो मेरी, और हाँ उनको मेरे फैमिली मेंबर भी नाम पता थे, सॉरी मेंबर्स पता थे, नाम नहीं पता थे उन्हें। मेरे जितनी जानकारियां थी तो उन्होंने बोला अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम खुद ही इन बातों को बाहर लीक कर देंगे या बता देंगे लोगों को। तो मुझे बहुत सारी चीजों के डर और एक तो इतनी बड़ी गिल्ट में डाल चुके थे, मेरे लिए वो सब खत्म था। और वो 2 घंटे का टॉर्चर मुझे वहां तक ले आया था कि इस कॉल को खत्म होने रखने के बाद मैं, सबसे अजीब चीज है कि मैं सोच रही थी कि अब ऐसा है खुद को ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ड्रग्स केसेस में तो कोई बाहर आता नहीं है, बाहर आने में भी लोगों को साल लग जाते हैं और वो साल जब खत्म होता है तो वैसे भी आप सही हो या गलत आपका सब खत्म हो चुका होता है। और वो मानते हुए मैंने अपनी कई प्लानिंग कर ली थी कि खुद को कैसे क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप पीछे बचेंगे, एटलीस्ट मेरे माँ बाप को ये पता हो कि आखिर ये सब क्यों हुआ। तो उस क्लोजर के लिए मैंने एक कागज में ये सब लिखा और उस कागज में पहली लाइन लिखी थी कि चुप रह के इसे पढ़ना, क्योंकि मैंने अपने रिलेटिव को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया और उनको ये कागज दिखाया था। मुझे उससे दिखाया था कि वो एटलीस्ट इस कागज को किसी को दिखा दें, जब मेरे माँ बाप को पता चले तो वो बता दे कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो बहुत हैरान थे उस तरफ और बहुत ही शॉक्ड थे। उन्होंने मुझसे इशारे में पूछा कि ये कौन भेज रहा है, कौन, किसने किया कॉल।
तो मैंने वो कॉल काट दी और ये सोचते हुए कि लंबी कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं, शॉर्ट पीरियड नहीं रिकॉर्ड होता। और मैंने उनको दोबारा कॉल करके उसमें नाम लिखा कि फेडेक्स से कॉल आया था और ऐसा ऐसा हुआ था उसमें। उन्होंने मुझे मेरा कॉल कट करके मुझे ऑडियो कॉल किया और मुझे बहुत तेज चीखते हुए बोला, ये तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो, ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, ये क्या बता रही हो, तुम्हें किसी ने किडनैप तो नहीं किया है? क्योंकि मैं वीडियो कॉल में भी उनको रोते हुए दिख रही थी। मैंने बोला नहीं, मुझे किडनैप नहीं किया है, लेकिन आप प्लीज चुप रहिएगा, आप भी फंस जाएंगे, ये नेशनल सीक्रेट होता है, ये वो होता है, वो होता है। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपना हाल देखो पहले, तुम किस जोन में बात कर रही हो क्या गया है, और ये सारी चीजें छोड़ो, साइबर क्राइम में फोन करो, अपने ऑफिस में बताओ क्राइम वालों को और वो कोई हेल्प करेंगे, और सब बंद करो, ये सब कोई नहीं है, ये पूरा स्कैम है। मैं उनको यकीन दिलाती गई और मैंने फोन काट दिया क्योंकि उन्होंने कहा था सब रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर मैंने अपने ऑफिस में अपने एडिटर को कॉल किया, ये सोचकर कि दुनिया तो खत्म है, मुझे कोई ऑफिस से ऐसे एम्प्लॉय को क्यों रखेगा। और मैं बस उनको सफाई दे रही थी फोन पे कि सर मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली, मैं स्मोक नहीं करती, लेकिन ब्लड टेस्ट आने में, ड्रग्स केसेस से बाहर आने में बहुत वक्त लग जाता है, और प्लीज आप इस बात को समझिएगा और आप ये बात नाम कहीं मत लीजिएगा वरना आप भी फंस जाएंगे। उन्होंने मुझे पहले तो हंसे वो मुझ पे, फिर उन्होंने वो समझ चुके थे मेरी जो आवाज थी, कहने लगे दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, ये क्या बातें कर रही हो, तुम एक ट्रैप में हो, तुम एक स्कैम में हो, ये लोग लगातार ऐसे फोन करते हैं और अभी तुम्हारे सामने तो ये वकील लेके आएंगे, ये पूरी तुम्हारी ऑनलाइन पेशी होती है, तुमने केसेस पढ़े नहीं क्या, तुम डिजिटल अरेस्ट हो। तो मैंने उनसे बोला सर डिजिटल अरेस्ट मैंने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन सर आप चुप रहिएगा, आप भी अपना नाम मत लीजिएगा, और प्लीज आप समझ नहीं रही, ये पूरी तरह से मैं फंस चुकी हूँ, आप नहीं निकाल पाएंगे मुझे, बस मेरी बात का यकीन करिएगा, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। और इसी तरह के उन्होंने मुझे जब उन्होंने एक लाइन बोली थी मुझे कि तुम पागल हो गई हो क्या, तो मुझे उस वक्त बहुत अजीब लगा था क्योंकि कभी आपके ऑफिस में इस तरह के वर्ड इस्तेमाल नहीं होते। तो मैंने उनको तब मैंने बोला, मैंने कहा एक मिनट, मेरे दिमाग में एकदम से गया कि ये मुझे पागल कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने घरों में अपने भाई बहन से सुनते हैं, आप ये चीजें ऑफिस में नहीं सुनते अपने बॉसेस से। वो शायद एक शब्द था जिसने मेरा पूरा ट्रैप तोड़ा था। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर हाँ ये तो एक ट्रैप था, इस कमरे में तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई तार नहीं बिछे हैं, यहाँ तो वो लोग नहीं है जो मुझे दिख रहे थे। तो कहने के कहीं कोई कभी नहीं था, तुम पूरी तरह से एक जाल में हो और ये फंसाया जाता है, ये तो बहुत आसानी सी चीज है, तुमने फोन कैसे उठा लिया। तो मैंने भी उनको बताया, मैं कहा सर एक कॉल आया था फ्लिपकार्ट से, ऐसा ऐसा था, और ये वो फेडेक्स बोल रहे थे, मैंने मना किया, पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बोला पानी पियो, आराम से आओ, मैं तुम्हारी दहशत तुम्हारी आवाज से समझ रहा हूँ, प्लीज रिचा कोई गलत काम मत करना, जिंदगी कोई खत्म नहीं है, और मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, तुम ड्रग्स क्या मुझे भी पता है तुम स्मोक तक नहीं करती। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बड़ी कॉमन चीज है आजकल के जेनजीज में, मतलब सब में, कि आप कभी कभी अल्कोहल या बहुत सी चीजें लेते हैं, अगर आपने ली भी हो ना और आपसे कोई बोले आप ड्रग्स रैकेट चलाते हैं तो प्लीज यकीन मत करिएगा, क्योंकि कई बार हमारे बहुत छोटी छोटी चीजें होते हैं जो फैमिली से हम छुपाते हैं। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी, मैं उसके बाद भी यकीन कर रही थी। तो एटलीस्ट अगर आपने कभी की भी हो ना तो आप रैकेट नहीं चला रहे होते, वो आपको इस हद तक यकीन दिलाते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें हैं जो मैं कहूंगी उसके बाद वो खत्म हुआ है, और मुझ में काफी अवेयरनेस थी उस कॉल के बाद। मैंने खुद को शांत किया है, मैंने अपने घर सबसे पहले फोन किया है, क्योंकि मुझे जो पहली अकल आई थी, दिमाग आया कि मेरा 2 घंटे की कॉल में मेरा एआई क्लोन तो 12 मिनट लगते हैं बनाने में, मेरा बन चुका होगा। अब शायद मेरे माँ बाप को बोला जाए कि मैं कहीं फंस गई हूँ, मेरा कोई गलत काम हो गया है, पैसे दे दो, मैं मर गई हूँ। मैंने अपनी माँ को सीधा कॉल किया और यही बोला कि मेरे मरने की भी खबर आए ना कोई बोले अगर, तो प्लीज एक बार क्रॉस चेक मेरे ऑफिस कर लेना, मुझसे कर लेना, मेरी सिस्टर से कर लेना, किसी को पैसे मत देना और कभी पैनिक मत होना। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने भी ये खबर पढ़ी थी, एक टीचर मदर को फोन जाता है कि उसकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस गई है, वो अपनी बेटी के बारे में समझती, उसके पहले वो हार्ट अटैक से मर गई थी। मुझे अकेला यही डर था कि, और उसके बाद ये चीजें समझ आई। मैं रात को सो तो नहीं पाई आराम से, लेकिन ये दिन बीत गया, संडे का दिन होता है और ठीक 12 बजे फिर से कॉल आती है और फिर से करण वर्मा सामने आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि मुंबई पुलिस से आपको क्लैरिफिकेशन नोट मिल गया है तो प्लीज हमें भेज दें। यहाँ पर मैं काफी अवेयर थी और मैंने करण वर्मा से बोला कि सर आपने मेरी बहुत मदद करी, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आपका जो ये नंबर है ना ये लगता नहीं है।
तो प्लीज आप मुझे कोई ऐसा नंबर बता दीजिए जिसपे मैं कॉल कर सकूं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं आपको अपना पर्सनल नंबर व्हाट्सएप करता हूँ, मुझे मुंबई पुलिस का नोट जरूर भेज दीजिए क्योंकि मैम ये बहुत सीरियस मैटर है। मैंने कहा हाँ सर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आप प्लीज मेरी मदद करिएगा, मुंबई पुलिस कल मुझे ये नोट भेज देगी। ये कह के उनका कॉल कट हो जाता है और आज काफी वक्त हो गया है, कोई कॉल तो नहीं आया। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, पता नहीं मैंने गलतियां की या मुझसे करा ली गई, आप ऐसा मत करिए। और ऐसे बहुत सारे ट्रैप हैं और जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। 4 दिन पहले किसी कर्नल को भी इसी में फंसाया गया, एक औरत 5 दिन डिजिटल अरेस्ट होकर उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि ये आपको उस हद तक टॉर्चर करते हैं कि आप सुसाइड करने के करीब पहुंच जाते हैं। तो प्लीज इस पे ध्यान दें और ऐसा ना करें। आप अपने परिवार के लिए बहुत जरूरी हैं और आपने ऐसे कोई गलत काम नहीं किए। थैंक यू।